अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आपको देसी मीडिया डॉयटलैंड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना और आज जनाब एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे गेस्ट कौन हैं? आज मेरे गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट। 1973 में रेडियो पाकिस्तान से आपने अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद जो है ड्रामों में एक्टिंग करी। पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोडक्शन हाउस जो है वो आपने पाकिस्तान में खोला और उसमें बहुत काम किया, एड्स भी बनाए। हम आजकल भी जो एड्स भूल न जाना फिर पापा वाला सुनते हैं, तो जनाब ये एड भी उन्होंने ही लिखा था और इसकी प्रोडक्शन भी उनके प्रोडक्शन हाउस में हुई थी और इस एड पे को भी बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स हैं, सिंगर हैं, एक्टिंग के साथ-साथ इन्होंने बहुत से रेडियो में भी काम करने वाले लोगों को मुतारिफ करवाया है और कहना चाहिए कि आज किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ये हम आज उन्हीं से पूछेंगे। उनके बचपन के एक्सपीरियंस, उनकी जवानी के एक्सपीरियंस और उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके साथ अब क्या हुआ है और उनकी इतनी मेहनत की कमाई जो कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत से कमाया था पैसा, वो एकदम क्या हो गया। तो आइए चलते हैं, मैं इनवाइट करती हूँ सर खालिद ज़फ़र साहब को अपने इस पर। वालेकुम खालिद ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हालात ज़रा-सा मुल्क के ऐसे हैं कि ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है। खैर ये आप तो चलता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक़्त जो है मेरे शो को दिया है और इतने मसरूफ़ होते हैं आप और ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए टाइम देना काफ़ी मुश्किल था मगर आपने फिर भी मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत-बहुत ये शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया कि आपने ज़हमत की मुझ तक पहुँचने की और फिर ये नहीं, कि ये इंटरव्यू लेने की, तो ये नहीं, मैं कहूँगा आपकी कोशिश आप है, तो उसको मैं तो कहते हैं सराहूँगा। हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि आप तो कहते हैं ना पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है। माशाल्लाह से हम लोग जो है हमेशा से आपको देखते चला है, पहले रेडियो और फिर उसके बाद जो है आप ड्रामों में आए, ड्रामों में एक्टिंग और फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन भी करी है, एड्स उस वक़्त बनाते थे आप। तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपका काम है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, तो वो तो कहना चाहिए कि वो नाकाबिले फ़रामोश है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने 1973 से अपना रेडियो से आगाज़ किया था। तो आपका बचपन कैसा था? क्या बचपन से ये प्लान था कि जनाब मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है या मैं रेडियो में जाऊँगा या इत्तेफ़ाक़ी तौर पे आपका आना हुआ? नहीं, नहीं कोई इत्तेफ़ाक नहीं, प्लानिंग के साथ था और शौक था मुझे और इसकी मैं एक सबूत के तौर पे बताऊँ कि जब मैं क्लास 6 में था, तो मेरे टॉन्सिल्स आ जाते थे, बुखार होता था, तो डॉक्टर ने कहा कि भई इसको ऑपरेट कर। तो मैं गया ऑपरेशन के लिए, जब मैं स्ट्रेचर पे ले गए मुझे थिएटर में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि चलें भई अब एनेस्थीसिया लगा। तो काउंटिंग करें तो मैंने वहीं रोक के कहा, डॉक्टर साहब इससे मेरी आवाज़ तो खराब नहीं हो जाएगी? तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा वो इसलिए कि मुझे ब्रॉडकास्टर बन। अच्छा, तो वो ओह! हाँ, यानी तो वो बचपन से हँसे। था। हाँ, हाँ। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल अच्छा। अच्छा तो कभी जैसे आप 19 साल की उम्र में आ गए थे रेडियो में आपने पहली परफ़ॉर्मेंस की थी, तो वालिदैन की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था कि भई पहले आप तालीम मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद आप जो है अपना ये जो शौक है ये पूरा करें या वालिदैन की तरफ से था कि नहीं अगर आप का ये एक टैलेंट है तो आप इसमें काम करें और इसको नहीं, वालिदैन की तरफ से तो इजाज़त कतई नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये था कि मैं स्टूडेंट प्रोग्राम में गया था पहले, अच्छा। 73 में। हाँ, हाँ। मैं उस वक़्त था 3rd ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, तो 73 में मैं गया, तो वो स्टूडेंट प्रोग्राम अभी कर ही रहा था, 2-4 महीने में ही, तो वो जर्नल कहलाता है कि जर्नल का आर्टिस्ट है ये, यानी जर्नल वॉइस, वो ठीक। ड्रामा वॉइस। अब मैंने ड्रामे का ऑडिशन दिया, पास हो गया। उसके बाद मुझे काम मिलने लगा। काम इतना मिला कि मैं मशहूर क्या मसरूफ़ आर्टिस्ट।
बन गए, बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह से। अच्छा आपने माशाल्लाह से रेडियो भी करा है, आपने जो है वो प्रोडक्शन भी करी है और प्रोडक्शन हाउस आपका पाकिस्तान का पहला प्रोडक्शन हाउस जो था वो आपका था। तो और उसके अलावा एक्टिंग भी की है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी इन तीनों चीज़ों में आप क्या समझते हैं कि किसमें जो है वो आपको ज़्यादा अपना टैलेंट या अपनी जो कारकर्दगी थी वो दिखाने का मौका मिला या कौन-सा काम आपको ज़्यादा अच्छा लगा? नहीं, काम तो सारे ही अच्छे थे, स्टेज भी किया, एक फ़िल्म भी कर ली थी अच्छा, और माशा हाँ, और बाकी थिएटर किया था, फ़िल्म की, रेडियो किया, टीवी पे आया और हर जगह मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिल गया था जल्द। हाँ, टीवी पे स्ट्रगल काफ़ी था मेरा और चूँकि ज़ाहिर है शुरू में मैंने ऑडिशन दिया, तो अप्रूव फॉर लीडिंग रोल्स होता है या मेजर सपोर्टिंग रोल, 2 कैटेगरी ये हो गई, फिर होता है सपोर्टिंग, फिर माइनर, फिर साइलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो मुझे फॉर मेजर सपोर्ट अप्रूव किया उन्होंने, लीडिंग का डायरेक्ट नहीं देते। तो हुँ, वो कोई होता है हीरो, तो उसको बुला के रोल देते हैं। तो अच्छा, मेरा हाँ, मेजर सपोर्ट का था, जी। तो उसके बाद काम ही नहीं मिला, तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। अब एक प्रोड्यूसर के कमरे में जाके आर्टिस्ट जाते थे, तो हम हाँ, भी गए नॉक करके, तो उन्होंने कहा जी यस कम इन। मैंने कहा मे आई कम इन? यस कम इन। तो मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे कैसे आए हो? हाँ, मेरे तो घड़ों पानी गिर गया कि यार कैसे आए हो? अरे यार प्यासा कुएं के पास जाता है, मैं आपके पास आया हूँ, तो जाहिर है एक ही काम है कि आप ड्रामे प्रोड्यूसर हैं, आप ड्रामा बनाते हैं, तो मुझे कास्ट करें, मुझे बिल्कुल, चेक करें। तो ये एक वाक़या हुआ जिसने काफ़ी मुझे दिल बर्दाश्त तक किया, लेकिन मैंने आज़म कर लिया कि मुझे करना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काम दिया बहुत। अच्छा, हाँ, हाँ, और उनका नाम है कासिम जलाल। आसिम जी, आज भी हयात हैं, वो अमेरिका में हुँ, हैं माशाल्लाह। मारिया उनकी बेटी है और वो डॉक्टर है वो अमेरिका में। और उन्होंने मुझे काफ़ी काम दिया, सपोर्ट किया और मेजर सपोर्ट रोल। उन्हीं की तरफ से आपको मिला है। अच्छा मैं हाँ, पूछना जैसे उस वक़्त आप प्रोडक्शन भी करते थे, एड्स भी बनाते थे, बल्कि बहुत से हाँ, मशहूर एड्स जो कि मैं कहती हूँ कि अब तो अभी भी उनको मतलब दोबारा से रिफ्रेश किया जा रहा है, दोबारा से उनको जो है वो बनाया जा रहा है नए एड्स कि भूल ना जाना फिर पापा, मुझे वो याद है एड जो हुँ, ख़ास होता था वो आपने लिखा है, मुझे बड़ी हैरत हुई थी या जब हुआ था। तो मगर ये होता है कि आप क्या समझते हैं कि इतनी मेहनत के पीछे क्या आज आज के वक़्त में अगर देखा जाए तो आपको उतना उस काम का जो आपने मेहनत करी, उसका सिला मिल रहा है या ये है कि नहीं जनाब हमने पहले बहुत मेहनत करी और आजकल के दौर में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डिजिटल और काफ़ी मतलब कहना चाहिए ना कि ईज़ी हो गई हैं बनिस्बत उसके। तो क्या आप समझते हैं कि उस वक़्त से अब वक़्त में काफ़ी फ़र्क है, जो आप इतनी मेहनत करते थे उसका सिला आज मिलता है आपको? पहले तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि उस वक़्त की प्रोडक्शन के आपने एक सवाल में कई सवाल किए हैं, तो जी, उस वक़्त की प्रोडक्शन और आज की प्रोडक्शन, मैं हाँ, दोनों अदवार में मैं काम कर रहा हूँ, था और कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बहुत आसान है। हाँ, पहले हमें 16-16, 20-20 पेज ज़बानी याद करने होते थे और न हुँ, सिर्फ़ अपना कैरेक्टर बल्कि सामने वाले आर्टिस्ट का भी, ताकि क्यूज़ हमें पता हो कि वो कब क्या बोलेगा और कहाँ जुमला ख़त्म होगा तो फिर हमें स्टार्ट लेना है। और जी, वो कहाँ छोड़ेगा, उसका हाँ, ग्राफ देखना है, उसकी परफ़ॉर्मेंस कहाँ पर आके वो जुमले का तासुर क्या दे रहा है। फिर बिल्कुल, उसी तासुर के साथ हम उठाते थे अपने हाँ, मकालमे को। तो हाँ, ये था। अब पता है क्या है, अब नॉर्मली जो हो रहा है, वो आर्टिस्ट अलग फ़िल्मिक हो गया ना, सिंगल कैमरा प्रोडक्शन है। तो बिल्कुल, उस वक़्त टीवी पे तो 2-3 कैमरे लगे हुए हैं, एक उसके ऊपर है, एक हमारे ऊपर कैमरा है। तो हम हाँ, जो भी कर रहे हैं, हमारे जेस्चर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं स्विचिंग के ज़रिए। जी, तो ये अब जो है वो दीवार की तरफ देख के बोल दिया, अब उस दूसरे आर्टिस्ट का टेम्पो क्या है, उसकी बिल्कुल, टोन क्या है, उसकी बिल्कुल, थ्रो कितनी है। तो बिल्कुल, ड्रामे में तो ये देखना पड़ता है ना। उसने कहा खामोश, अब उसने इतना कहा या ये कहा कि खामोश,
अब हाँ, ये दोनों की वेरिएशन है, यानी बिल्कुल। पिच का भी फ़र्क है, टोन का भी फ़र्क है, हाँ, हाँ, तो टेम्पो का भी फ़र्क है। हाँ, तो इस ये जंप्स बिल्कुल आते हैं अब और मुझे महसूस होते हैं और उसको बड़ा मेंटेन करके दरमियाना एक्टिंग करनी पड़ती है। ना करनी एग्ज़ैक्ट कैरेक्टर को पकड़ना पड़ता है हुँ, और ना उस तरह परफ़ॉर्म करना पड़ता है, बल्कि इन बिटवीन परफ़ॉर्मेंस करनी पड़ती है मुझे। हाँ, बाकियों का मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे इन बिटवीन करनी पड़ती है कि दूसरा आर्टिस्ट अगर करेगा तो मैं उसके तकरीबन बराबर उसको फ़ील ना हो, क्योंकि उस आर्टिस्ट का टेम्पो मुझे पता चल जाता है या ये लो उसमें रहता है और हाँ, उसमें बात करता है, ये हाई पिच में बात करता है, बहुत तो होता उसकी है। थ्रो के हिसाब से उस तरह मैं मैनेज करता हूँ। तो ये बड़ा टेक्निकल है थोड़ा-सा, लेकिन यहाँ के जो करने वाले हैं, उनमें से शायद कम कम को मालूम कम ही ये बात। कमाल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगी क्योंकि जो लोग रेडियो में काम करते हैं, उनका सबसे जो कहते हैं ना कि एक सुपर या अच्छी चीज़ जो होती है, वो ये होती है कि उनको किस तरह लफ्ज़ की अदायगी करनी है। और वो चीज़ जो है ना, वो आजकल के दौर में मैं देखती हूँ कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट अगर देखते होंगे, तो आप लोग को वाक़ई लगता होगा कि आजकल के दौर में बड़ा डिजिटल हो गया है मामला भई और हर कोई बस वो होता है कि काम करना है, हमें क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, क्वालिटी वो नहीं रही है। मगर पहले ज़माने में क्वालिटी से लोगों को पहचाना जाता था। जैसे माशाल्लाह से आपका एक रेडियो पे जब आप बोलते थे उसकी आवाज़, उसका साउंड, उस अल्फ़ाज़ की अदायगी, क्या बात होती थी और मोइन अख्तर साहब के साथ भी आपने माशाल्लाह काम किया है। तो वो एक बड़ा एक अच्छा मैं कहती हूँ कि उस वक़्त हाँ, का काम पे मैंने बहुत काम किया। एक वक़्त ऐसा था रेडियो पे कमर्शियल सर्विस चलती थी, जी, तो आप तो बच्ची होंगी या पैदा भी बिल्कुल। नहीं हुई होंगी, तो वो जनाब आली आप समझिए कि 2 ढाई घंटे मेरी आवाज़ रेडियो से आती बिल्कुल और एक थी। समा बाँध देती है रेडियो की हाँ, आवाज़। मैं और मेरे मरहूम दोस्त अल्लाह बख्शे, उनको अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, हसन शहीद मिर्ज़ा, हम 2 हुँ, आवाज़ें थी और इवन देन के तलत हुसैन बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ गलत और हुसैन। मतलब ये कि मैं उनसे मुतासिर भी रहा एक दौर में, उन जैसी आवाज़ें निकालता था मैं ड्रामों में भी। हाँ, तो मतलब ये कि भई इसको असल में खूबसूरती का मयार कोई हाँ, भी नहीं हो। बिल्कुल, खूबसूरती तो आपकी नज़र में होती है, आप जिसको भा जाए जो। तो बिल्कुल। उ उस ज़माने में ऐसा था कि एक तलत हुसैन की आवाज़ को कहते थे गोल्डन वॉइस है और एक हसन शहीद मिर्ज़ा। तो मैं कहता था मेरी आवाज़ क्यों? वैसी नहीं हो मैं सकती। उनसे सवाल हाँ, करता था कि मेरी आवाज़ को आप क्या समझते हैं? हाँ, तो वो कहने लगे नहीं जो बात हसन की है, जो बात। मैंने कहा अच्छा। फिर एक वक़्त आया कि मैंने उन्हीं की आवाज़ में बोल दी, बोलना शुरू कर कोई दिया। कोई प्रोग्राम। तो हाँ, वो तो वाह-वाह हो गई रातों-रात, तो जनाब मैं हाथों-हाथ लिया जाने लगा। मेरी तो कास्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा कास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होने लगा। हाँ, तो मैंने हाँ, कहा यार ये एक्चुअली तो ये है। हाँ, उस सुर से मैंने बोल दिया, फिर उसके बाद मैंने अपनी आवाज़, हाँ, वो जो मोल्ड किया था, वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता अपने असल में आ, तो वो भी मानने लगे लोग कि भई ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा वक़्त आता है कि हाँ, उसको हाँ, स्ट्रगलिंग दौर में तो तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि पड़ती हैं। अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। भई मैं अगर एक साबुन बना रहा हूँ, तो मैं उस साबुन की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना। बिल्कुल, यहाँ पे प्रोडक्ट हम थे, हमें हाँ, अपने आप को बेचना था, जो बिल्कुल, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। हाँ। अच्छा, उस वक़्त के ज़माने में मतलब मैं समझती हूँ कि आपने पाकिस्तान में पहला प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था और मैं सोचती हूँ कि ये आइडिया कितना अच्छा और अब तो देखें आपके पाकिस्तान में आप देखें हर जगह प्रोडक्शन हाउस खुले हुए और हर एक्टर और हर आदमी ने जनाब ये एक काम स्टार्ट कर दिया है। तो उस वक़्त इस चीज़ का एक आइडिया आना और इसमें एड्स बनाना, इसमें सारी प्रोडक्शन करना, ये कैसे आपने करा फिर? मतलब कैसे एकदम आइडिया आया और किस तरह इसको लेके चले? अच्छा जब मैं रेडियो पे आया, फिर मैं टीवी पे भी गया। हुँ। मैंने 73 में ऑडिशन भी दे दिया, तो टीवी हाँ, के 2-3 कैमरे देखे और मेरे ज़हन में क्योंकि मैं फ़िल्म स्टूडियोज़ भी जाता था, तो मुझे अच्छा। पता था वहाँ किस तरह काम होता है, यहाँ किस तरह होता है, तो हाँ, दोनों फ़ील्ड देख ली थी मैंने और बिल्कुल। प्लस रेडियो जो कि मेरी मतलब
जन्मभूमि कह लें आप उसको। जी, तो 73 में मैंने कहा यार मैं जर्मनी जाऊं। अच्छा। जर्मनी में फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन हाउस वो ट्रेनिंग होती थी, और वहां पर जर्मनी में बर्लिन। अच्छा अच्छा, मेरे, हाँ, हाँ, इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त आए और वो जर्मनी से आए थे और वो जाने लगे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो। उस वक्त अच्छा, वीजा वीजा तो था नहीं। हाँ, हाँ। 7,600 रुपए का टिकट था, रिटर्न वीजा ऑन अराइवल होता था। तो अच्छा, हम भी एक सूटकेस बना के उनके साथ चले गए टिकट लेके। हाँ, ज़बरदस्त, हाँ, हाँ, और अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा। और फिर वहां पहुंचे तो मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई। उसने हाँ, कहा अरे यार ये क्या हुआ, अब तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, वरना किसी दूसरी कंट्री में जाके वापस एंटर होना। मैंने कहा इतने चक्कर है। अच्छा वहां गया मैं, वो रहते थे डुसलडॉर्फ, तो अच्छा, वो मुझे भी, हाँ, डुसलडॉर्फ ले गए, मैं हाँ, उनके साथ चला गया। अच्छा जर्मनी में निगत आफरीन उस वक्त डाउचे वेले में थी, अच्छा, रेडियो, ठीक है, हाँ, रेडियो। तो जी, उनसे मैं मिला, मैंने कहा शायद रेडियो पे कोई जॉब मिल जाए, तो हाँ, मैं अपना खर्चा भी उठा लूंगा और स्टे भी मिल जाएगा। बिल्कुल, नहीं, वो बिल्कुल, जाहिर है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि बिल्कुल, वहाँ न्यूज न्यूज कास्टर हो या प्रोग्राम एंकर हो, उसकी स्क्रिप्टिंग उसे ही करनी पड़ती है। पाकिस्तान में ये रिवाज था, हम तो तोते थे, हमें हाँ, जो दे दिया हमने बोल दिया, हाँ, तो हाँ, हम समझे वहां भी यही काम चलेगा। नहीं, वहां नहीं था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं रहा वहां पे 1 महीना अच्छा, तकरीबन। और फिर उन्होंने कहा पहले लैंग्वेज सीखो, फिर ये करो। एक निगत की एक दोस्त थी, निगत आफरीन की, हाँ, हाँ, हिंदू थी। तो अच्छा, उन्होंने उन्होंने कहा यार बेबी सिटिंग का एक जॉब है, अच्छा, हिंदू फैमिली है, तुम बच्चे को नहलाओ। संभाल मैंने कहा हमारे घर में कुछ 4-4 नौकर, मतलब बच्चे 19 साल का ही तो था। तो बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब तो ज़ाहिर तो है ये चीज़ें सोच रहे हाँ, हैं, ख्वाब मैंने होता कहा है। यार, हाँ हाँ। तो मैंने कहा यहाँ गाड़ी नहीं चलेगी, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वहीं फिर जा मैंने वहां, हाँ, ग्रैंडिक का एक टेप रिकॉर्डर खरीदा स्कूल वाला। अच्छा, अच्छा, एक, हाँ, 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 8 सुपर 8 mm का एक कैमरा खरीदा, अच्छा, हाँ, हाँ, टेप्स ली, और वीडियो वो जो फिल्म कैमरा 8 mm का हाँ, वो लिया, और रिवर्सल फिल्म आती थी अच्छा, वो ली, अच्छा, और पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ आके फिर उस सुपर 8 mm जिसकी के एडिटिंग नहीं होती थी, ऑन कैमरा एडिट होता था। हाँ, यानी एक शॉट लिया दरवाजे के इधर से, कोई जा रहा है तो दरवाजा खोलेगा, फिर कैमरा वहां जाएगा, फिर वहां से उसको रिसीव करेगा। मतलब ये हाँ, पूरी एडिटिंग जहन में बना के और हाँ, फिर शूट करता था। तो किसी दोस्त की शादी की फिल्म कर दी, कभी कुछ कर दिया, और वो रिवर्सल होती थी, तो वो हांगकांग से धुल के आती थी। ओहो! एक्ट यानी इतनी एक्ट मेहनत 40। की। हाँ, मतलब ये कि आपने यहाँ से टेक्नोलॉजी लेके गए जर्मनी से और फिर वहाँ पर उसको ओपन किया, तो वो तो फिर एक तरह से बिल्कुल एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी थी वहाँ के लिए भी और ज़ाहिर-सी बात है ज़बरदस्त, ये तो एक हाँ, बहुत ही अच्छा, अच्छी है। मुझे ये एहसास था कि आज नहीं तो कल हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन और ये जो वीडियो है ये तरक्की करेगा, और हाँ। ये इतनी तरक्की करेगा कि इसके भी घर घर स्टूडियो खुल जाएंगे। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत करी जो मैं भी आप माशाल्लाह देख रही हूँ आपका काम कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कितना किया। इतनी मेहनत करने के बाद जब इंसान मेहनत करता है ज़ाहिर है उसमें इंसान कमाता भी है और उसके बाद जब एक-एक इतनी मेहनत की कमाई जो है, वो एक झटके में चली जाए। क्योंकि मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज़ में सुना कि लैंड माफिया के चक्कर में आपकी जमा पूँजी या कहना चाहिए जो आपका घर था, जो कि आपने इतनी मेहनत से खतरा-खतरा करके बनाया था, वो लैंड माफिया की नज़र हो गया। तो ये क्या सिलसिला था और ऐसा क्यों हुआ? आप क्या समझते हैं इसमें? क्या वजूहात थी इस यहाँ पे जब चैनल आए ना, तो इन्होंने उधार बहुत शुरू कर। ठीक, और मैं एक दफा लुटते लुटते बचा हूँ। यहाँ पे एक चैनल ऐसा आया था, नाम नहीं लूंगा, जी, उसमें मेरे समझो कई साल की आमदनी मेरी उसमें लग गई, और मैं समझता रहा ये पैसे आ जाएंगे कहीं जाएंगे। मालूम हुआ वो चैनल तो बंद होने वाला है। ओह! बहरहाल किसी ना किसी तरह तोड़ जोड़ के उन्होंने पैसे मुझे मिल गए। वापस मिल गए, हाँ। ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे पैसे मिल गए।
जी, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है कि मैं जब इस उम्र को पहुंचा, अच्छा उसके बाद तो कंपटीशन इतना हो गया, लाख लाख सवा लाख में कंप्यूटर मिलने लगे और सारे एडिटिंग कर रहे हैं, 3-3 हजार 2-2 हजार रुपए शिफ्ट पे। मैंने फिर एक मकान, ठीक, वालिद की तरफ से पैसे मिले थे और कुछ ये वो, तो सारी जमा जुगड़ी करके एक 600 गज का मकान, सही, सही। 600 स्क्वायर यार्ड, जी, डबल स्टोरी, डबल नीचे स्टोरी, रेंट पे दे दिया था मैंने। ठीक, मेरे अच्छी गुजर बसर हो रही थी, अच्छा सा किराया आ जाता था और मेरे पास एक्टिंग का काम भी कम हो गया था क्योंकि मैं बिहाइंड कैमरा रहने लगा। बना लिया मैंने, किराए पे दे दिया, मैं उसको रहने लगा। फिर ठीक, एक दिन वो किराएदार हमारी जान चले गए। हाँ, मुझे मतलब थोड़ा सा मैंने फील किया कि यार मैं अकेला रह गया। बिल्कुल, और फिर मैंने सोचा यार इसे बेच के 200-250 गज का मकान ले लूंगा। हुँ, मेरा बेटा अभी 20 साल का है, तो इसको कोई कारोबार करा दूंगा और इसके साथ मैं भी लग जाऊंगा। तो एक साहब आए और उन्होंने कहा ये मकान आप, कोई लेके आया, कोई ब्रोकर। हाँ, सही, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खरीद रहा हूं। उन्होंने टोकन दिया, एडवांस दिया, उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक, फिर 2 करोड़ और दे दिए, अब आ गए 4 करोड़। ओह! सौदा हुआ है 6 करोड़ का, अब रह गए 2 करोड़। तो कहने लगे इस 600 गज का क्या करेंगे आप? नहीं, तो आप पैसों का क्या करेंगे? मैंने कहा भाई मैंने अपनी जरूरत बता दी जो आपको बताई। बिल्कुल, कहने लगे आप अगर इसी में बिजनेस कर लें। मैंने कहा वो कैसे होगा? कहने लगे 600 गज है ना, बीच में से बाइफरकेट करेंगे, 300 गज, 300 गज के 2 प्लाट हो गए। हुँ, ग्राउंड प्लस टू दोनों बनेंगे, 2-2 करोड़ का बिकेगा तो 12 करोड़। हुँ, उन्होंने ऐसा मुझे समझाया जो मेरी समझ में भी आया। हाँ, और मैं, मेरी आंखें जो है ना वो, कहने लगा कि 8 महीने में बन जाएगा और 2 करोड़ आपके है ना। मैंने कहा हाँ। कहने लगे 4 महीने आपको दिए। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे 2 हिस्से मेरे हो गए, एक हिस्सा आपका। 34% के पार्टनर आप। जब ये 2 लाख 12 लाख आएंगे, 3 करोड़ 12 करोड़ आएंगे, 3 करोड़ का कंस्ट्रक्शन और 4 करोड़ मेरे और 2 करोड़ आपके +1 आपका प्रॉफिट। ओह! इतना यानी उन्होंने इतना गंभीर पूरा प्रोजेक्ट बताया आपको। ऐसा मुझे 5 मिनट में उसने समझाया, मेरी अकल में आ गया। अकल जो है मारी गई। हाँ, बस उस वक़्त कहना चाहिए ना कि वो एकदम उस वक़्त आदमी सोचने लगा कि हाँ, वाक़ई बात सही कर रहा है कि अगर हम इस घर को 3 से 4 पोर्शन में करते हैं तो मुनाफ़ा ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, मतलब अकल में आने वाली बात थी और उस वक़्त ट्रेंड बना हुआ था कराची में अच्छा। हाँ, इस तरह के पोर्शंस का। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट ने, हालाँकि लीगल नहीं है अभी भी, हाँ, अभी भी लीगल नहीं है वो, और मुझे बिल्कुल। नहीं पता था। ये तो अब इतना मारें खाई हैं मैंने, हाँ, कोर्ट भी गया और सब जगह गया, लीगल नहीं है। नैब भी गया मैं, मेरे से सारे पैसे मेरे वापस ले लिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मिल रही है, इसमें भी लगा लें, इसमें भी लगा लें। मैंने अच्छा। कहा मेरा बच्चा भी लग जाएगा। हाँ, सारे पैसे ले लिए, मैं हैंड टू माउथ। उसने कहा मैं आपको 2.5 लाख रुपए महीना दूंगा तो आपका गुजर बसर हो जाएगा जब तक ये बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने सारे पैसे दे दिए। बस ये बैड लक हुई, वो फिर पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। 2 करोड़ के चेक पड़े हुए हैं, कोर्ट से वो डिफॉल्टर है और इस वक्त एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, कहाँ है अल्लाह जाने। और जो मकान था मेरा प्रॉपर्टी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास। वो डॉक्यूमेंट वो उस पे उन्होंने अपने पार्टनर्स को और दोस्त को वहां जाके बिठा दिया, जो कहता है मैंने खरीदा। उसने ओह! उसकी रसीदों पे खरीद लिया। अब कोर्ट में मुझ पर केस कर दिया कि मैं लीज नहीं दे रहा। मतलब बड़े प्लानर थे वो। बहुत बड़े और वो कहना चाहिए कि हालाँकि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको उन्होंने बिल्कुल घर से कहना चाहिए बेदखल कर दिया। हाँ, मुझे किराए के मकान में भेजा ना जब उन्होंने, कि अब तो बनेगा, एक टूटेगा, मैं किराए पे चला गया। अच्छा अच्छा बिल्कुल। देखो, एक बात सुने। एक आर्टिस्ट जिसने सारी जिंदगी दुनिया को इस तरह देखा नहीं हो, हुँ, जिसने सिर्फ अपने फन को देखा हो,
मैंने इतनी फिल्में बनाई, इतने कमर्शियल बनाए, उसी में मेरा दिमाग लगा रहता था कि और यार सुबह 6 बजे तक शूटिंग हो रही है और फिर एडिट हो रहा है और फिर सुबह लाहौर जा रहा हूँ, शाम को वापस आ रहा हूँ, सुबह सेंसर कराने इस्लामाबाद जा रहा हूँ, दोपहर को वापस आ रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसे ही नहीं कमाए थे पैसे, और बिल्कुल, जो आता था मैं उसे, हाँ। जो स्टूडियो आता था ना, तो मैं सिखाता। ज़ाहिर ये चीज़ जो आपने भी मुझे बताई है, वो सुन के बड़ा ही अफ़सोस हुआ कि किस तरह हमारे यहाँ जो है ना, एक तो कहना चाहिए कि कोई कानून नहीं है, दूसरा ये कि आप ज़ाहिर-सी बात है अपने घर को हासिल करने के लिए कहाँ-कहाँ नहीं गए होंगे। मगर अरे आप भाई, हर अदालत में गया हूँ, जहाँ-जहाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, और मुझ पर ही केस हुआ है ना, मैं तो डिफेंडर हूँ, मैं तो डिफेंस कर रहा हूँ अपना, कि भाई ये मेरा मकान है, मेरा मकान है। पता चला वकील कह रहा है 30 साल लगेंगे, कोई कह ओह! रहा है 20 साल लगेंगे। मैं कहाँ से खाऊँगा? मैं बड़ा परेशान हो गया। वकीलों के चक्कर 4 वकील किए। मैं कहता हूँ फनकार बुरा नहीं होता, ज़रूरतमंद। बिल्कुल, कहते हैं फनकार चीटर होते हैं, चीटर नहीं होते, ज़रूरतमंद होते हैं। उनकी ज़रूरतें क्या है, 2000 4000 रुपए ले लिए, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया। यही कर सकते हैं वो। करोड़ों रुपए की चीटिंग नहीं करते, सही कहा। और वो फिर फनकार नहीं होते, वो चीटर। तो जी। अभी सर आपका जो गुज़र-बसर है वो किस तरह हो रहा है? मतलब आप आजकल आप ड्रामे वग़ैरह तो कर ही रहे हैं, मगर उसके अलावा जो है आप ज़ाहिर है वो घर भी नहीं है, आप रेंट पे ही इस वक़्त रह रहे हैं? किराया किराए का मकान है ये। और हालात भी ज़ाहिर-सी बात है, ज़ाहिर है काम आजकल के हिसाब से जैसा कि देख रहे हैं हम कि क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी, नहीं, मगर जिस तरह आप मेहनत करते हैं, आपको ये होता होगा कि मुझे उसी क्वालिटी का काम मिले जो कि मैं शुरू से करता चला आ रहा हूँ। अब यही तो मुश्किल हो गई है। मैं कहीं जाता नहीं काम माँगने, ना मैं कभी गया। वो स्ट्रगलिंग दौर में मैंने पीटीवी पे जो धक्के खाए थे, खाने थे, खाए। हुँ, अब ज़ाहिर है उसके बाद मेरा एक पेडेस्टल थोड़ा बेहतर हो गया। मैं थोड़ा बेहतर जगह पे काम करने लगा। यानी हुँ, चैनल के मालिकान भी मुझसे मिल रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ। और आज मैं एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस में जाऊँ, 2 कमरे के, और वहाँ जाके कहूँ मुझे काम चाहिए। तो ऐसा तो, ये तो ज़्यादती है ना। मैं भारत गया हूँ कई दफ़ा, हाँ, और 90, 91, 92 इस तरह। हाँ। नसीरुद्दीन शाह मेरे परस्तार नहीं, मैं ऑन एयर बोल, आपके सामने बोल, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? वो भी सुनेंगे। कौन-सा स्टूडियो था? कमालिस्तान। हुँ, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने पहचान लिया मुझे। कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा खालिद ज़फ़र, पाकिस्तान से आया हूँ। अरे! 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 आप कहाँ ठहरे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ दावत में। बहरहाल मुख्तसर किस्सा, उन्होंने कहा कमालिस्तान में मैं रात भर शूट पे हूँ, आप आ जाइए। मैं पहुँच गया। वहाँ उन्होंने शाहरुख को बुलवाया, शाहरुख ने भी पाए लागू, वो जो भी है, उनका हाँ, एक उर्मिला की चमत्कार फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। मतलब हाँ, अल्लाह ने इज़्ज़त दी हर हाँ, लेवल पे। बिल्कुल, और बिल्कुल। 2 फ़िल्मों में मुझे कास्ट भी कर लिया वहाँ, हुँ, किसी साहब ने, कोई 2 जगह। तो मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता काम, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मेरी बीवी, मेरी बच्ची मेरे साथ है, तो मजबूरियाँ थी मेरी। तो ये एक तरह से डिग्री है, बिल्कुल स्टफ़ स्टैम्प हो, लग हाँ, हाँ। तो स्टफ़ स्टैम्पिंग हो गई बॉलीवुड की। सही कि हमारे आप जैसे टैलेंटेड और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे टैलेंटेड एक्टर मौजूद हैं, जो कि अभी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और जिस तरह आप रेडियो, टेलीविज़न, एक्टिंग और साथ में हर चीज़ को लेके चले, प्रोडक्शन वगैरह को, तो मैं समझती हूँ सर आपका काम जो है वो बहुत ही कहना चाहिए कि मैं उसको मेरे पास इतना अच्छा अल्फ़ाज़ नहीं आ रहे हैं कि आपने सो बहुत नाइस। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक काम किया है और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन और आपके लिए जो मसले-मसाइल हैं, उसको जल्द से जल्द हल करे। क्योंकि बड़ा तकलीफ़ होती है इस तरह के हालात अपने मुल्क के सुन के। बस दुआओं में याद रखें, और जो अवाम है उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जो भी देख रहा है, और मेरे लिए दुआ करे। आपका बहुत टाइम ले लिया और आप एक काफ़ी अरसे के बजाय इस वक़्त वहाँ पर भी काफ़ी लेट हो गया है
और आप जो है मेरे लिए टाइम निकाल के बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है मुझे इतना कीमती टाइम दिया। मेरी देखने वाले व्यूअर्स से यही गुज़ारिश है कि आजकल के जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, हमारे इन जैसे कीमती सरमाया जो कि हमारे मुल्क के कहना चाहिए लेजेंड अदाकार हैं, जिन जो हमारा कीमती असासा हैं, इन जैसे लोगों के साथ भी जब ऐसा हो सकता है, तो अगर आप में से कोई चाहे कि इनके इस सिलसिले में कोई हेल्प करना चाहे कि कोई पाकिस्तान में किसी की जान-पहचान हो या यहाँ से कुछ इस तरह हो सके, तो प्लीज़ आप लोग से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग जो हैं हमारे इन जैसे अदाकार की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, अपने अपनी जहाँ तक आपकी हद हो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर मेरे व्यूअर्स में से कोई ना कोई आपके काम ज़रूर आएगा और मैं मेरे लायक भी कोई खिदमत हो सर तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है हमारी तरफ से जितना हम आपके लिए कर सकें, तो मैं ज़रूर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया इनायत, और इतने अच्छे मेरे लिए अल्फाज आपने बोले हैं, और अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और आमीन। इस तरह से आपने मेरी कद्र की है, कद्र नहीं सर। अफ़ज़ाई की है, हौसला अफ़ज़ाई की है। मतलब ये इसी तरह हौसला बढ़ जाता है। बस ये दुआ करें किसी की बनी हुई ना बिगड़े और बुढ़ापे में ना बिगड़े। तो बस यार तुम्हारे लिए बहुत दुआएँ, थैंक यू सर, बहुत इतना ही शुक्रिया। कहूँगा। बहुत दुआएँ, बहुत दुआ। शुक्रिया। ओके, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।